अस्सलाम वालेकुम। आमना बेटा कैसे हो आप? वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बाकी क्लास फेलोज नहीं आए अभी तक? मैम आई डोंट नो, मैं मैसेज करती हूँ ग्रुप में। अच्छा, कर दो ग्रुप में मैसेज। मैं या फिर उनको बता दीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके बेशक ज्वाइन करते जाएं। मैं लेक्चर पढ़ाना शुरू कर देती हूँ और सबको फिर वो भी आ जाएगा। हमें वो भी तो मतलब कि रिकॉर्डिंग इसकी फिर भी आ जाएगी, तो जो लेट हो जाएंगे वो रिकॉर्डिंग से पढ़ ले बेशक। उसमें कोई मसला नहीं। ओके मैम। ओके। अच्छा, आज ठीक है। आप हम लोगों ने आज पढ़ना है। हम जॉइंट्स को हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के आर्किटेक्चर देखा था। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को कि व्हाट इज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, या ये कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं कि जी ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ये कम फ्लेक्सिबल है, तो इसका क्या दरमियान में डिफरेंस है। बेसिकली ये है कि किसी भी जॉइंट के ऊपर कितनी रेंज ऑफ मोशन अलाउड है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। रेंज ऑफ मोशन क्या होती है? एक एंगल जिसके अंदर जॉइंट मूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है, मेरी एल्बो के ऊपर एक एल्बो जॉइंट है, मेरी एल्बो के ऊपर कितनी होती है फ्लेक्शन होती है और कितनी एक्सटेंशन होती है, मतलब कि कितने डिग्री ऑफ फ्लेक्शन अलाउड है और कितने डिग्री ऑफ एक्सटेंशन अलाउड है, ये मेरे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं ये कहूँ कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी किसी भी फैक्टर की वजह से, तो क्या होगा कि ये जो रेंज ऑफ मोशन, जो एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन किसी जॉइंट पे अलाउड थी, वो कम हो जाएगी, मेरी फ्लेक्शन भी कम हो जाएगी या मेरी एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी की टाइप्स है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन, कि आप एक जॉइंट को पैसिवली अगर मूव कर रहे हैं तो वो उसकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। और डायनामिक जो है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, अगर पेशेंट खुद मूव कर रहा है या डिफरेंट मूवमेंट के दौरान जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो उसकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी या डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है या जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट स्पेसिफिक होती है, मतलब कि अगर शोल्डर के ऊपर आपको एक्सटर्नल रोटेशन 90 या 45 डिग्री की अलाउड है, तो सेम डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन आपकी एल्बो पे नहीं है। एल्बो पे तो सिरे से है ही नहीं। इसी तरह अगर आपके एल्बो के ऊपर 90 डिग्री तक फ्लेक्शन अलाउड है, तो आपकी रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट है। तो इस तरह जब रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सारे जॉइंट्स की सेम नहीं होती, ये हर जॉइंट की डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या अकॉर्डिंग टू दी रिलेटिव टाइटनेस या फिर लेक्सिटी। लेक्सिटी होती है टाइटनेस का ऑपोजिट वर्ड होता है। लेक्सिटी का मतलब होता है कितनी वहां पे लैक्स हैं जॉइंट, या कितने वहां पे रिलैक्स हैं और कितनी मूवमेंट है, लूज कितने हैं वहां पे। Dynamic flexibility should be sufficient to allow the range of motion for areas, work or sports activities। जो रेंज ऑफ मोशन वगैरह या जो हम डेली मूव करके अपने रोज के काम करते हैं, उसके अंदर हमारी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है। रेंज ऑफ मोशन जो है जिसको हम कह रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किस तरह मेजर की जाती है? हैव थ्री इक्विपमेंट्स फॉर दैट। गोनियोमीटर, आप लोगों ने गोनियोमीटर पढ़ा है इससे पहले? यस मैम। किस सब्जेक्ट में पढ़ा है? काइनी में आई गेस। हाँ जी, गाइनी में। यूज करना आता है आप लोगों को? मैम पता है किस तरह से करते हैं, लेकिन ये नहीं पता मतलब अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं किया। ठीक हो गया। चलो, रेंज ऑफ मोशन गोनियोमीटर से मेजर की जाती है। और उसके अलावा हमारे पास एक और इक्विपमेंट है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोगोनियोमीटर। मतलब कि वो गोनियोमीटर मैनुअल है, आप उसके ऊपर रख के उसको मेजर करते हैं कि कितनी रेंज ऑफ मोशन अलाउड है। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर में क्या होता है, जॉइंट के साथ चिप्स अटैच हो जाती हैं और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस साथ अटैच हो जाती है। जॉइंट उसके बाद मूव करवाते हैं, तो जितना वो जॉइंट मूव करता है आपके साथ जो ऑपरेटर्स पड़ा है वो ऑटोमेटिकली उसको उस रेंज ऑफ मोशन को पिक करता है। उसके अलावा हमारे पास एक लाइट एंड फ्लेक्सीमीटर है। ये इसकी ये बैंड्स होते हैं जो कि जॉइंट के अराउंड मूव कर दिए जाते हैं, सेंटर जॉइंट सेंटर पॉइंट पे लगा दिए जाते हैं। और इसके ऊपर डिग्री आ जाती है हमारे पास। जब भी हम जॉइंट मूव करते हैं, ये बैंड्स बाहर की तरफ स्ट्रेच होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे जो उसकी जो नीडल होती है वो ऑटोमेटिकली पॉइंट करती है कि जी कितनी रेंज ऑफ मोशन इसके ऊपर है। ये तीन इक्विपमेंट्स हैं, गोनियोमीटर, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर एंड लाइट एंड फ्लेक्सीमीटर। Three of them are used for measuring the joint range of motion.
I'll revise it again कि हम joint range of motion को ही flexibility का नाम दे रहे हैं, ठीक है, कि जितनी एक joint के ऊपर range of motion allowed है, that is the amount of flexibility for that joint. And since we have different amount of range of motion allowed at different joints, similarly we can say there is different type of flexibility and different degrees of flexibility allowed at different joints. What are the factors that can influence the joint flexibility? Basically, the structures which are present around that joint, that includes the muscle as well as the collagenous tissue. Collagenous tissue consists of the ligaments and tendons. और उसके अलावा आपके जो articulating bones हैं उनकी shape, अगर तो वो bones tightly एक दूसरे के साथ fix हैं तो उनकी range of motion वहाँ पे कम होगी, flexibility कम होगी. इसी तरह जो आपके soft tissue structures वगैरह हैं वो जितने वो टाइट होंगे, अगर कोई मसल बहुत टाइट हो तो आप उस मूव नहीं कर सकते, आप उसको उस जॉइंट के अराउंड जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. टाइट लिगामेंट एंड मसल्स आर द मोस्ट कॉमन इनहिबिटर्स ऑफ अ जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन. अक्सर ये होता है कि अगर मैंने एल्बो की फ्लेक्शन करनी है तो मुझे ये बताएं कि एल्बो की एक्सटेंशन कौन सा मसल करवाता है? Which muscle is responsible for elbow extension? Tricep, ma'am. Very good, tricep. And which muscle is responsible for elbow flexion? Bicep, ma'am. Biceps. If अगर मैंने एल्बो की फ्लेक्शन करनी है और वो नहीं हो रही, मतलब कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही या रेंज ऑफ मोशन उसके ऊपर कम है, तो अक्सर ये होता है कि जरूरी नहीं है कि मेरे बाइसेप में ही मसला हो. मेरा ट्राइसेप अगर टाइट हुआ है तो वो मेरे बाइसेप को नॉर्मल फंक्शन नहीं करने दे रहा. तो अगर मेरे एंटागोनिस्ट मसल्स जो कि ऑपोजिट लगे हुए होते हैं वो टाइट हो तो मेरी जो मूवमेंट है वो भी नहीं होती है वहां पे. देखिए जरूरी नहीं है एगोनिस्ट में मसला हो, उसके एंटागोनिस्ट में भी मसला हो सकता है. इसी तरह जो स्ट्रक्चर्स जो हमारी स्टडीज की गई हैं उसमें कहा है कि अगर टेम्परेचर इन सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा ज्यादा हो तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है. इसीलिए यही प्रिंसिपल या यही आइडिया है जो कि एक्सरसाइज करने से पहले जो वार्म अप का एक आइडिया है वो उसके लिए यूज किया जाता है कि वार्म अप की वजह से आपके जो मसल्स हैं या टिश्यूज वगैरह है उनकी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है और उसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है. फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक डेफिनेटली इंजरी के साथ भी है. अगर एक जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं. डिसलोकेशन हो सकती है, वहां पे सबलक्सेशन हो सकती है. और अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है और फिर भी हम उस जॉइंट को मूव करने की कोशिश करें तो क्या होगा, टीयरिंग हो सकती है. मतलब कि अगर मेरा ट्राइसेप बहुत टाइट है और मेरी एल्बो फ्लेक्शन नहीं हो रही लेकिन मैं फिर भी आपने पेशेंट का पकड़ के जोर से उसकी एल्बो फ्लेक्शन कर दी है तो क्या होगा, हो सकता है वो जो ट्राइसेप जो टाइट था that can lead to a tissue tear. जो लैक्स जॉइंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कॉमन होती है. The desirable amount of joint flexibility is largely dependent on the activities in which an individual wishes to engage. ये आपकी जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपके एक्टिविटीज का ये टू वे प्रोसेस है. फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक्टिविटी ज्यादा होती है और एक्टिविटी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है. जो इंडिविजुअल सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ होते हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है. ठीक है, इसी तरह जो इंडिविजुअल ज्यादा किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है. वो फिर डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं जिसके अंदर आपके एथलीट्स, जिमनास्ट या जो रिक्रिएशनल रनर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं. इंजरी के साथ क्या ताल्लुक है? एज का फ्लेक्सिबिलिटी पे इफेक्ट होता है क्या? क्योंकि रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी है, आपके मसल्स एट्रोफी कर जाते हैं, आपके जॉइंट के अंदर स्टेसिस हो जाता है, आपके अकड़ जाते हैं, स्पाज्म हो जाता है जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है. Regardless of the aging effects of the individual, however, if the collagen tissue crossing a joint are not stretched, they will shorten. मतलब कि अगर आपने मूवमेंट नहीं की है और जॉइंट को क्रॉस करने वाले जो मसल्स या जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं या उनको उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही तो वो कुछ अरसे बाद एट्रोफी कर जाएंगे. फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड अमंग द एल्डरली इंडिविजुअल्स. अब बात यह है कि जी एज की वजह से अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है तो हम क्या करें, मतलब कि एज तो होनी है, इनएविटेबल प्रोसेस है, वी कैन कंट्रोल इट. तो अब हम क्या करें, हम उनको एल्डरली इंडिविजुअल्स को एक्सरसाइज प्रोग्राम में एंगेज करवाते हैं. रेगुलर स्ट्रेचिंग होती है उसके अंदर,
तो उसके लिए एक तो वो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हम उनके एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, दूसरा कुछ मैनुअल प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब उनको इंक्रीज करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज दिस स्ट्रेचिंग वर्क, आपके मसल के ऊपर ये स्ट्रेचिंग कैसे काम करती है। ये पता करने के बाद देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, एक्टिव और पैसिव, बलिस्टिक या स्टैटिक और पीएनएफ। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि जी आपके जो मसल्स होते हैं उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स भी हैं और आपके स्पिंडल फाइबर्स भी हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों ने गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स और मसल स्पिंडल फाइबर्स के बारे में कुछ पढ़ा है पहले, या हम पहली दफा देख रहे हैं? सुना हुआ है मैम। क्या सुना हुआ है? किस बारे में सुना था? अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, रहने दो, इतना दिमाग ना लड़ाओ तुम लोग बहुत ज्यादा। आपके मसल्स के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को कहते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन और दूसरे को कहते हैं मसल स्पेंड। ठीक है, दोनों जब आपके मसल को स्ट्रेच किया जाता है या आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये स्टिमुलेशन के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। कैसे? जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं वो 10 से 15 जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके साथ एक गोल्जी टेंडन ऑर्गन अटैच होता है। ठीक है, एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स आर स्टिमुलेटेड बाय टेंशन एट द मसल टेंडन यूनिट, inhibit tension in the muscle and initiate tension development in the antagonist। ये स्टिमुलेट कैसे होते हैं? जब आपके मसल टेंडन यूनिट होता है वो पॉइंट या वो जगह जहां पे एक मसल एक टेंडन के साथ अटैच है। ठीक है, तो टेंशन जो है मसल्स में जब भी क्रिएट होती है, टेंशन हम यहाँ पे स्ट्रेचिंग की बात करें, जब भी आपका मसल या स्ट्रेचिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन दोनों की वजह से टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन से यहाँ मुराद फोर्स की डेवलपमेंट है। ठीक है, या वो स्ट्रेचिंग की टेंशन है या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन की टेंशन है, दोनों केसेस में आपके जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं दे गेट स्टिमुलेटेड, ये एक्टिव हो जाते हैं और इनकी एक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि ये जिस मसल में टेंशन क्रिएट हो रही है उसको इनहिबिट करते हैं, उस टेंशन डेवलपमेंट को रोक देते हैं और उसके जो ऑपोजिट मसल्स होते हैं उनके अंदर टेंशन डेवलपमेंट को इंक्रीज करवाते हैं और दे गेट स्टिमुलेटेड बाय बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज द पैसिव स्ट्रेचिंग स्टिमुलेट्स जीटीओ। थ्रेशोल्ड फॉर पैसिव स्ट्रेचिंग इज मच हायर। हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी स्टिमुलेट होता है और स्ट्रेचिंग की वजह से भी स्टिमुलेट होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फिर जीटीओ इनमें से किसको काम करेगा? वो कॉन्ट्रैक्शन को नहीं होने देगा या वो स्ट्रेचिंग को नहीं होने देगा? इसका आंसर है स्ट्रेचिंग। जब हम किसी मसल को पैसिव स्ट्रेचिंग करते हैं या किसी मसल का पैसिवली स्ट्रेच करते हैं उसको, उसके अंदर मौजूद जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। वो क्या करेंगे? ये बेसिकली एक ऐसा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो अल्लाह ताला ने आपके मसल्स के अंदर बना दिया है, पैदाइशी आपके मसल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये क्या करते हैं? उस मसल को एक्सेसिव स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो मसल टियर कर जाएगा, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? ब्रेन के थ्रू सिग्नल आता है और वो सिग्नल क्या आता है कि जी इस मसल को जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं इसके जो ऑपोजिट मसल है ना उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करा दो उसकी, या उसकी आप कहें कि उसकी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर, बेसिकली उसमें टेंशन डेवलपमेंट करवा देते हैं और जिसमें हो रहा होता है उसको रोक देते हैं। Provoke the reflex contraction in the stretch muscle and inhibit the tension in the antagonist। 3 to small fibers होते हैं, जो मसल स्पिंडल्स हैं। दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल होते हैं। इंट्राफ्यूजल फर्दर आगे दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन। जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं ये अमाउंट ऑफ मसल लेंथनिंग पे स्टिमुलेट होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं वो कितनी दफा या कितनी रेपिटेशन हो रही है उस लेंथनिंग में, या वो कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है लेंथनिंग आपके मसल्स की, ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो डायनामिक रिस्पॉन्स है वो स्टैटिक से ज्यादा होता है। ठीक है, मसल स्पिंडल के अंदर हेलो, वालेकुम, ठीक है आप बस 5 मिनट रुकिएगा, मैं 2-3 लोगों को भेजने आने से बात बस। बिल दोबारा बताइएगा कितना है, मैं ताकि उनको याद करा दूं। ठीक।
सॉरी बच्चों, हम मसल स्पिंडल की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, मसल स्पिंडल जो है दो तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी जनरेट करता है और ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी करवाता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है और रेसिप्रोकल, ये डायग्राम से ही देख लीजिएगा आप लोग। स्ट्रेच रिफ्लेक्स बेसिकली है एक ऐसा रिफ्लेक्स या मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, बल्कि यहाँ से मैं रीड नहीं करती, ये बहुत बोरिंग सी चीज है, ये रीड आप कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये क्या चीज है। आप लोगों ने नी रिफ्लेक्स के बारे में तो सुना होगा या एक दूसरे के ऊपर ट्राई तो किया होगा। अगर किसी के पटेला पे जोर से हाथ मारो तो उसका पाँव एकदम से ऊपर की तरफ जाता है, कभी ट्राई किए? यस मैम। वो बेसिकली ये एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता क्या है कि ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, ठीक है, ये बोन के ऊपर से गुजर के जाके टिबियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच होता है। जब इसके ऊपर हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं या हाथ से भी, ये तो इतना जो अगर कोई लेस ओबीज है, ये बिल्कुल ही थिन से जो लोग होते हैं उनका तो हाथ भी अगर यहाँ पे लगाओ तो वो स्ट्रेच हो जाता है। इसको यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये एक्सटेंड होता है, मसल स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने की वजह से रिफ्लेक्स क्या है कि जो मसल स्ट्रेच होता है ना, नर्वस सिस्टम जो है वो फौरन से उसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है ताकि इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग ना हो। इसीलिए फौरन से नी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और वो क्यों पाँव आपका ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो एक्सटेंड होता है। जब आप इस तरह करते हैं तो वो फ्लेक्शन होती है, नी पे फ्लेक्शन होती है, तो आपका जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन है वो स्ट्रेच हो जाता है। उसको काउंटर करने के लिए आपका जो ब्रेन है वो फौरन से एक्सटेंड करता है। ठीक है, सॉरी, आपका जो नी जॉइंट है वो एक्सटेंड करता है और आपका जो क्वाड्रिसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं बेसिकली। पहले वो रिफ्लेक्स के अलावा हम दूसरा वाला देख लेते हैं। रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या है? इनहिबिशन ऑफ द टेंशन डेवलपमेंट इन द एंटागोनिस्ट मसल रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ द मसल स्पिंडल। आपके मसल स्ट्रेच हुआ, मसल स्पिंडल्स एक्टिवेट हुए, उसकी वजह से क्या होगा कि जो एंटागोनिस्ट मसल के अंदर टेंशन डेवलपमेंट हो रही थी ना, आपका ब्रेन अब उसको कंट्रोल करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो उसी मसल के ऊपर काम कर रहा है जो स्ट्रेच हुआ था, मतलब कि क्वाड्रिसेप्स अगर स्ट्रेच हुआ था, उसी मसल के अंदर टेंशन डेवलपमेंट करवा देता है फौरन से और उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन है, इसमें अगर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच हो रहा है तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन के प्रोसेस के थ्रू जो उसका एंटागोनिस्ट है, क्वाड्रिसेप्स का एंटागोनिस्ट कौन होता है? क्वाड्रिसेप्स मसल के एंटागोनिस्ट मसल कौन से हैं? एंटागोनिस्ट क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। मिस क्या पूछ रही हैं? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग में आई थिंक सो। हाँ जी, सबा मैं ये पूछ रही थी कि क्वाड्रिसेप्स मसल के एंटागोनिस्ट मसल कौन से हैं, तो वो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या करेगा कि अगर क्वाड्रिसेप्स में टेंशन क्रिएट हो रही है, मतलब कि स्ट्रेच हो रहा है अगर आपके क्वाड्रिसेप्स मसल, तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन के प्रोसेस के थ्रू जो आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच कर रहा था तो हैमस्ट्रिंग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रही होगी कोई ना कोई, वो हैमस्ट्रिंग्स के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है ना कॉन्ट्रैक्शन की, उसको रोकता है, मतलब कि वो नहीं होने देता। तो दोनों में है, दोनों मसल स्पिंडल फाइबर के ही रिफ्लेक्सेस, एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, दूसरा रेसिप्रोकल इनहिबिशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स उसी मसल पे काम कर रहा है जो स्ट्रेच हो रहा है, जबकि रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज वर्किंग ऑन द मसल व्हिच इज एंटागोनिस्ट टू द प्राइमरी मसल। इन दोनों के दरमियान में टेबुलेटेड डिफरेंस है, आप इसको देख लीजिएगा। अब स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टू टेक्निक्स, एक्टिव या पैसिव। मुझे कोई डिफरेंस बता दे इन दो वर्ड्स के दरमियान में, एक्टिव और पैसिव। कोई भी टेक्निक हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग की हो, रेजिस्टेंस की हो या रेंज ऑफ मोशन हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट? मैम, एक्टिव जो होता है वो हम खुद कोई काम जो है परफॉर्म करते हैं, जबकि पैसिवली अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगवा के उससे कोई काम करवा रहे हैं तो। वेरी गुड। फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ जी, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से मैम कोई चीज डायरेक्टली करना और किसी पैसिव से कोई काम करना, जैसे अदर मूवमेंट्स होती हैं। बिल्कुल, एक्टिव है, अगर हम एक्टिव मूवमेंट की, एक्टिव स्ट्रेच की बात कर रहे हैं तो ये वो स्ट्रेच होगा जो कि आपका जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो खुद ही परफॉर्म कर रहा है।
ठीक है, वो अपने मसल्स को खुद स्ट्रेच कर रहा है तो वो एक्टिव उसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। जबकि पैसिव स्ट्रेचिंग की जब हम बात करेंगे तो ये वो स्ट्रेचिंग होगी जो कि आपके एंटागोनिस्ट मसल को छेड़ के या उसी मसल को छेड़ के बेसिकली कोई और इंडिविजुअल बाहर से अगर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अगर मूवमेंट करवाता है या वो स्ट्रेच करवाता है तो वो पैसिव स्ट्रेचिंग कहलाएगी। तो एक्टिव स्ट्रेचिंग इस तरह की होती है अक्सर जो रनिंग से पहले हम खुद डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं उसमें क्रिकेट से पहले भी जो प्लेयर्स अक्सर आके स्ट्रेच कर रहे होते हैं वो एक्टिव स्ट्रेचिंग होती है क्योंकि वो खुद कर रहे हैं और वो हर स्ट्रेच को थोड़ी देर के लिए 30 सेकेंड्स के लिए ऑलमोस्ट होल्ड करते हैं। इसके साथ एक और टेक्निक है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक होता है ढेर सारी स्ट्रेचिंग जिसमें मल्टीपल स्ट्रेच हो रहा है और डिफरेंट मूवमेंट्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्बो को फ्लेक्स भी कर लिया, मैंने एक्सटेंड भी कर लिया, मैंने शोल्डर को भी मूव कर लिया, मैंने आगे पीछे कर लिया। अगर मैं ढेर सारी मूवमेंट्स इकट्ठी रेपिटेटिव और बाउंसी मूवमेंट्स करूंगी तो वो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग होगी। और बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग इज काइंड ऑफ डेंजरस, हर किसी को रिकमेंड नहीं किया जाती। अगर मैं बहुत फास्ट स्ट्रेच कर रही हूँ ना अपने जॉइंट्स को तो वहां पे डिस्लोकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर मेरे जॉइंट्स वीक है तो बड़े आराम से टीयर होगा और मेरा जो जॉइंट है वो निकल के बाहर आ जाएगा या वो डिस्लोकेट के सब लग्जेट हो जाएगा। तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग यूजुअली नहीं परफॉर्म की जाती अनलेस की आपका जो पेशेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो। स्टैटिक स्ट्रेचिंग है मेंटेनिंग अ स्लो कंट्रोल्ड सस्टेन स्ट्रेच ओवर टाइम। अगर आप किसी स्ट्रेच को करके थोड़ी देर के लिए मेंटेन करके रखें उसको तो वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है। और ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है बैलिस्टिक के कंपैरेटिव, बैलिस्टिक होता है ड्यूरिंग मूवमेंट, ढेर सारी मूवमेंट के साथ। स्ट्रेचिंग होता है आपने एक टाइम पे एक स्ट्रेच किया थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करके रखा है। तो ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है दैट इज प्रेफर्ड ओवर दी बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक थोड़ी सी डेंजरस होती है। Static stretching has been shown to be effective for increasing the joint flexibility. इसकी वजह से joint flexibility improve होती है। A single 30-second bout of static stretching has a noticeably detrimental effect on muscle strength. अब यहाँ पे पॉइंट ये भी आता है कि too much of everything is bad, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, रेजिस्टेंस हो या कुछ और हो। आपकी जो स्ट्रेचिंग है चाहे वो स्टैटिक हो या कुछ और हो, यहाँ पे तो सिर्फ स्टैटिक की बात की है कि स्ट्रेचिंग अगर आप थोड़ी ज्यादा देर के लिए करें या बहुत ज्यादा देर के लिए आप स्ट्रेच कर रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रेचेस करें और मतलब कि उसकी रेंज होती है ना कि आपने हफ्ते में इतनी दफा करना है और ये करना है और वो करना है। तो अगर वो आप नहीं मेंटेन कर पाते तो और ज्यादा कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं तो आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो मसल्स के लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक टीयर हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट में हमारे पास पीएनएफ टेक्निक्स है। PNF stands for proprioceptive neuromuscular facilitation। आपने क्या PNF का वर्ड टाइनी में पढ़ा हुआ पहले? Yes, ma'am. ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकता है थेरा भी पढ़ के आए हुए हों, उन्होंने थेरा में भी PNF पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है? यस मैम। ठीक है, जो हमारे पास जूनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं पढ़ी भी होगी लेकिन उन्होंने भी काइनी तो पढ़ी होगी। क्या आप लोगों ने बेटा काइनी में PNF पढ़ी? यस मैम पढ़ी। चले, दैट इज ग्रेट। मुझे फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि बायोमैकेनिक्स में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है और इस सेंस में कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमें इंप्रूव करनी पड़े तो हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है उनके नाम है। यहाँ पे हम टेक्निक्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसी तरह इसका प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। तो PNF स्टैंड्स फॉर प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है क्या? बेसिकली स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम मसल्स को, और ये ऐसी स्ट्रेचिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कॉन्टिन्यूसली एट द सेम टाइम अपने मसल के ऊपर यूज करते हैं। कैसे? 4 टेक्निक्स है हमारे पास। एक है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी का नाम है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तीसरी का नाम है होल्ड रिलैक्स और जो चौथी है उसका नाम है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये एक टेक्निक नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अलग है, होल्ड रिलैक्स अलग है, दोनों एक ही टेक्निक की डिफरेंट वेरिएशंस हैं लेकिन ये 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में, क्या होता है कि अगर आपने अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करना है, ठीक है, हमने PNF अप्लाई करनी है, हम यूजुअली शैटिका वगैरह जब होता है ना तब हम PNF टेक्निक यूज करते हैं, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छी होती है। अगर आपने अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हैमस्ट्रिंग क्या करता है, हिप की एक्सटेंशन करवाता है और जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, या जो आप हैं यूजुअली बाहर से पेशेंट खुद नहीं कर पाता PNF, आगे करते हैं इस टेक्निक में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं कि उस मसल को एट द टाइम ऑफ स्ट्रेच तक ले जाके जितना मसल वो स्ट्रेच हो सकता है PNF वहां तक लेकर जाते हैं। वहां पर ले जाने के बाद
पेशेंट को कहते हैं कि वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करे और आप अपने नी को वापस एक्सटेंड करेंगे। कैसे? अगर ये एक्सटेंशन हुई हुई तो दोबारा फ्लेक्स की तरफ फ्लेक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा कि वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करेगा। आप यहाँ से रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उस मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मूव कर रहा है, आप उसको लेके नीचे आ जाएंगे। जब यहाँ लेकर आएंगे तो फिर और ज्यादा उसको ऑपोजिट मूवमेंट में मूव करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटागनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो एंटागनिस्ट मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, जो कि अगर हम यहाँ हैमस्ट्रिंग्स की बात करें तो एंटागनिस्ट इसका क्वाड्रिसेप है। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स या होल्ड रिलैक्स है, ये भी पीएनएफ की टेक्निक्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे हमने अभी पहले बात की, लेकिन होल्ड रिलैक्स में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन उसी टाइम पे होल्ड करके रखता है। तीसरी टेक्निक जो हमारे पास चौथी है वो एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, कि इसके अंदर हमने जिस मसल को स्ट्रेच करना है हम उसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के फिर रिलैक्स करते हैं और फिर ऑपोजिट मूवमेंट में मूव कर देते हैं। वो एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है। इनको यूजुअली एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स को 5 to 20 सेकंड के लिए मेंटेन किया जाता है, जबकि एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली जो है उसको 5 to 10 सेकंड्स के लिए मेंटेन किया जाता है। पीएनएफ टेक्निक अगर आपको करनी आ जाए, ये अभी इट साउंड्स इजी, जो यहाँ पे हमने सिर्फ उनके नाम पढ़े हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है, इतना ही रिक्वायर्ड है आपको बायोमैकेनिक्स में, डिटेल इसकी जरूरी नहीं है। लेकिन पीएनएफ में अगर आपको करनी आ जाए या प्रैक्टिशनर इसको परफॉर्म करता हो, तो ये किसी भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग से या किसी भी बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग से ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, अगर करनी आती हो तो। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि हमारे पास जब मैं स्टूडेंट थी मेयो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पास एक पेशेंट आया वार्ड में, और मतलब कि वो पेशेंट बड़ी यंग सी थी और वो व्हील चेयर पे आई। और अभी हम मतलब सोच रहे थे क्या करें। शियाटिका की प्राइमरी कंप्लेंट थी कि पेन है और इस तरह यहाँ रेडिएट करती है और उससे टांग नहीं हिलाई जाती थी, लेफ्ट लेग उसकी। हमने उसको बेड पे शिफ्ट किया और पीएनएफ अप्लाई की, और पीएनएफ बड़ी बेसिक अप्लाई की, मतलब कि इतनी ज्यादा टेक्निक भी मिक्स नहीं करके, जैसे यहाँ पे तो डिफरेंट वेराइटीज है ना। हमने सिंपल उसके मसल को स्ट्रेच किया, एसएलआर करने की कोशिश की, उसकी टांग बिल्कुल नहीं हिलती थी, बहुत पेनफुल थी। स्ट्रेट लेग रेस जो कि एसएलआर होता है, हमने उसका एसएलआर किया और जहां तक वो कंफर्टेबल थी वहां तक ले जाके उसको कहा कि अब आप मेरे बाजू पे जोर लगाएं। उसने जब पाँव से जोर लगाया तो वो नीचे की तरफ आना था, लेकिन हमने वहां पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाई, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो होल्ड रिलैक्स थी। ठीक है, उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाई और फिर उसको कहा कि अब आप छोड़ दें। 3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन करवाई थी। जैसे उसने कॉन्ट्रैक्शन छोड़ी, हमने उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया, और वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कर रहे थे, तो हैमस्ट्रिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन पहले हुई और वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी, उसके अंदर हमने उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के फौरन बाद उसको स्ट्रेच किया। वो इतना उसके ऊपर मैजिकल इफेक्ट आया था, मैंने इतना मैजिकल इफेक्ट और किसी पेशेंट पे नहीं देखा, कि वो उस 3-4 दफा जो हमने बस एक जो रिपीट करवाई थी एक्सरसाइज, वो इतनी उसके लिए इनफ थी कि वो वापसी पर बगैर व्हीलचेयर के गई थी, क्योंकि वो यंग थी और कोई एज इफेक्ट नहीं था एजिंग, लेकिन आई गेस कोई मसल स्पाज्म था। और पीएनएफ इज सो मच गुड फॉर मसल स्पाज्म। यूजुअली जो मसल स्पाज्म है ना, उसमें स्ट्रेचिंग नहीं करते, मसाज भी नहीं करते और स्ट्रेचिंग भी नहीं करते, क्योंकि वो बढ़ जाता है। लेकिन पीएनएफ टेक्निक बहुत काम करती है, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के साथ होती है, न्यूरोफ्लॉसिंग भी इसी में करवाई जाती है, तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। और बेसिकली ये जो फिजिकल थेरेपी है ना, ये काइंड ऑफ आर्ट है। और आर्ट का मतलब क्या है कि ये है तो साइंस ही, लेकिन मुझे ये आर्ट ज्यादा लगती है, क्योंकि ये सेट फैक्ट्स नहीं है इसके अंदर कि आपने हर पेशेंट को एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज करना है और उसको एक ही तरह से ट्रीट करना है। आप ये चीजें पेशेंट टू पेशेंट जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता लगता है कि अच्छा इसकी शोल्डर पे ये मसला है, इससे ये मूवमेंट नहीं हो रही, आप उसको करके उसके साथ सीखते भी जाते हैं और उसको ठीक भी करते जाते हैं। इसीलिए ये आर्ट है कि इसका सर्जरी की तरह नहीं है कि आपने इंसिजन इस पॉइंट पे लगाना है, इस पॉइंट पे लगाना है, यहाँ से खोल के यहाँ से निकाल लो। फिजिकल थेरेपी में आप पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। पेशेंट को जिस चीज की जरूरत है, अगर उसको मसल स्ट्रेंथ की नहीं जरूरत, आपने अपने प्लान में मसल स्ट्रेंथ नहीं रखनी, एडवांस में रख लेंगे जाके, उसको कोई और रखवाएंगे। आप उसको आइसोमेट्रिक, अगर उसको आइसोमेट्रिक से फर्क नहीं पड़ना तो फिर आप आइसोमेट्रिक नहीं रखेंगे उसके अंदर, या उसको नहीं करवाएंगे, उसको कोई एडवांस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि उसके मसल्स को और ज्यादा फायदा हो। ठीक है, इसलिए इसको आर्ट के तौर पे हम यूजुअली कंसीडर करते हैं। ये लेक्चर था आप लोगों का। इसमें पीएनएफ का जो पॉइंट है, ये सिर्फ आप उसकी डेफिनेशन याद कर लें, नाम याद कर लें और टेक्निक्स के नाम याद कर लें, मोर देन इनफ है।
इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर भी बहुत छोटा सा लिखा हुआ है अगर आपने पढ़ना है तो। बाकी स्ट्रेचिंग का डिफरेंस है, इन दोनों का दरमियान में डिफरेंस है, और जीटीओ का फंक्शन है, ये भी फिजियोलॉजी है बेसिकली। तो और इस लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। लेक्चर में से कुछ पूछने वाला है तो मेरे से पूछे। एनीवन? मैम ये पूछना था कि टोटल लेक्चर्स हैं कितने ये बायोमैकेनिक्स के? टोटल लेक्चर्स बेटा इंशाल्लाह 21। 21 और है मैम टोटल? मैम मिड में कितने तक लेक्चर आएंगे? मिड में कितने का आएंगे? जब तक हो चुके होंगे, जितने वहां तब तक हो चुके होंगे। आपको एकेडमिक कैलेंडर मिल गया बेटा? यस मैम मिल गया है। तो वो थोड़ा सा ना अपडेट होगा इंशाल्लाह, एक दो दिन में आपको मैं दोबारा भेजूंगी, वो एक एक वीक मिड आपका और आगे चला जाएगा, ठीक है। मैम और क्विज के मैम ये मार्क्स कब पूछना तक रिव्यू हो जाएंगे? क्विज के मार्क्स में इंशाल्लाह इसी वीक में आपके एलएमएस के ऊपर ही शो करवा दूंगी, आप वहां देख लीजिएगा, कोई गलती वगैरह हुई तो मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद पोर्टल पे अपलोड कर। मैम आपने क्विज बुक से भी बनाया था? नहीं, मैंने बिल्कुल लेक्चर्स में से बनाया था, मैंने तो बुक को हाथ ही नहीं लगाया। मुश्किल था क्विज? ना मैम बहुत इजी था। मुश्किल तो नहीं था, बाकी 2-3 आए थे जो आउट नहीं ऑफ बिल्कुल, जरा लग रहे मैंने थे टोटल लेक्चर। लेक्चर में से बनाया था। जो चीज मैंने पढ़ाई है मैंने उसी से अकॉर्डिंग, अगर मैंने कोई लेक्चर में से लाइन नहीं ना उठाई तो भी मैंने वो वही कॉन्सेप्ट था जो मैंने पढ़ाया, बुक नहीं थी, ऐसे ही थे। ठीक है। मैम मेरे मार्क्स से शो हो रहे हैं उसके। बेटा मैं यही बात कर रही हूँ कि मार्क्स इंशाल्लाह आपको एक दो दिन में शो हो जाएंगे। और कुछ? आप लोगों की ऐसी भी मैम स्टार्ट इसका होगी? आपने असेसमेंट प्लान शेयर कर दी है? दोबारा बोलो बेटा, समझ नहीं आई मुझे। मैम मैंने पूछा असेसमेंट प्लान आपने इसका शेयर कर दी है? हाँ एलएमएस पे डाला हुआ है मैंने अनाउंसमेंट्स के अंदर। ठीक है मैम। वो तो बहुत पहले डाल दिया था बेटा, उसको देख लो। 5% का क्विज हुआ था आप लोगों का। अब ओके हाँ, मैम। एक और चीज, अब मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप लोगों को प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स बना के दे दूंगी। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी है, उसकी गाइडलाइंस भी मैं दे दूंगी, उसको हम दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। उसका 15 दिनों का टाइम होगा आपके पास। यू हैव 15 days टू मेक दैट प्रेजेंटेशन एंड सबमिट इट टू मी। तो 15 डेज के अंदर आप सुकून से उसको सबमिट करवाएं, बनाएं, जब दिल करे जिस मर्जी टाइम पे सबमिट करवाएं, बस मुझे उस टाइम के अंदर दे दें ताकि आप लोगों के सेशनल्स कंप्लीट हो जाएं और हम जल्दी फ्री हो जाएं। मैं इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम भी दे सकती थी सबमिशन का, लेकिन मसला ये है कि मैं जितना इसको मिड के करीब रखूंगी या मिड के बाद रखूंगी तो मिड के फौरन बाद आप लोगों की ऐसे सेशनल शुरू होंगे ना, जो बाकी टीचर्स वाले जिन्होंने नहीं लिए हुए, और वाइवा भी होना है हमारा जो कि मिड के बाद होगा। तो उसमें फिर आप लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि फिर एक एडिशनल असेसमेंट होगी। तो इससे बेहतर है कि आप लोग मिड से पहले ही उसको बना के मुझे सबमिट करा दें ताकि जल्दी आप लोग फ्री हो जाए और एंड पे कोई टेंशन ना हो, ठीक है। ठीक है मैम। मैम हमारे मिड ऑनलाइन होंगे? जी बेटा इंशाल्लाह मिड भी ऑनलाइन होगा एंड आई एम श्योर आपका फाइनल भी ऑनलाइन होगा। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि जो मिड है वो हमारा मतलब वाइवा बेस ही होगा? नहीं, मैं तो मिड उसके ऊपर एलएमएस पे लूंगी, वाइवा अलग होगा। मैम नहीं, लास्ट सेमेस्टर में ऐसे हुआ था ना कि मिड्स की जगह उन्होंने वाइवा ले लिया था। बिल्कुल, लास्ट सेमेस्टर में अलग हुआ तो था, इस बार अलग होगा। यस मैम। मैम अगर ऐसा है तो टाइम से प्लीज बता दीजिएगा अगर वाइवा हुआ तो। ठीक हो गया, अगर वाइवा लेना हुआ तो मैं टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। मिड बेटा मिड यस रिटन एग्जाम होगा, मिड की डेट शीट आएगी प्रॉपर डिपार्टमेंट की तरफ से बन के, आपको जैसे फाइनल की डेट शीट होती है ना वैसे मिड की डेट शीट आएगी। तो वो आपको मिड की डेट शीट भी जल्दी आ जाएगी ताकि आप उसमें से अगर किसी के कोई क्लैशेस वगैरह है तो वो रिपोर्ट कर सकें और वो ठीक होके दोबारा आ गए आपके पास। ओके मैम। मैम वीडियो प्रेजेंटेशन कितने मिनट की होनी चाहिए? ये मैं सारी जो डिटेल्स होंगी ना हर मैं उसमें डाल दूंगी, जब मैं वीडियो प्रेजेंटेशन के टॉपिक बताऊंगी ना आप लोगों को, उसके साथ डिटेल लिखूंगी कि कितने मिनट रिक्वायर्ड है, क्या नहीं है क्या नहीं, ठीक है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। चलो एंड ओके करूँ, मैम। लेक्चर एंड करूँ बस। चलो।
ठीक होगा। अल्लाह हाफिज। बाय Yeah. मैम। अल्लाह हाफिज।